हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं घटना सूत्र की इस खूबसूरत पहल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ, जहाँ पर हम लेके आते हैं डेली करंट अफेयर्स जो यूपीएससी या विभिन्न स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम के दृष्टिकोण से बनाए जाते हैं और द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, वेरियस न्यूज़पेपर के आर्टिकल कवर किया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल पर नज़र डालेंगे। जो प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित आर्टिकल हैं उनमें 7 आर्टिकल हैं। इनमें अमरावती आंध्र प्रदेश विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ हो रहा है। साथ ही साथ अमरावती की जो राजधानी बनाई जा रही है उसको संबंध में आर्टिकल इन दोनों को साथ में देखेंगे। दूसरा हम बात करेंगे तेलंगाना जाति सर्वेक्षण के बारे में। कास्ट सेंसस हो रहा है तो कास्ट सेंसस से रिलेटेड डाटा देखेंगे। द हिंदू में आया हुआ था आर्टिकल, पीआईबी में ये आया। इसके अलावा पाकिस्तान हेतु जो दबाव की रणनीति है, भारत ने किस तरह से अगर आप देखें अंतर्राष्ट्रीय दबाव की रणनीति चुना, इसके बदले की उससे सैन्य रूप से बदला लिया जाए। यहाँ पर दबाव की रणनीति चलाई जा रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो द हिंदू में आर्टिकल आया था, इसे देखेंगे। अमेरिका ने अभी अपने बजट में कटौती की है, उसको देखेंगे कि रक्षा बजट में बढ़ोतरी की और जो शिक्षा का बजट उसमें कटौती की। तो क्या चैलेंजेस इससे निकल के आते हैं, भारत के संदर्भ में देखेंगे कि भारत में किस तरह से जो एजुकेशन बजट है उसको लेके यहाँ पे सवाल उठते हैं कि भारत भी एजुकेशन बजट को 6% करना चाहिए, जो अभी 2 से 3% के आसपास है। तो ये भी बात यहाँ पे हम देखेंगे। इसके अलावा जो पंजाब हरियाणा का जल विवाद है उसको देखेंगे। साथ ही साथ कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो अन्य जो जल विवाद हैं भारत के, उनको भी हम यहाँ पे देखेंगे। अगर हम बात करें मुख्य परीक्षा संबंधी आर्टिकल, तो बाजरे संबंधी आर्टिकल आया है कि जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो कहीं ना कहीं अगर देखें आंध्र प्रदेश में बाजरे के माध्यम से जो ज़मीन बंजर हो चुकी थी उनको कहीं ना कहीं ठीक किया, उससे संबंधित कुछ इश्यूज हुए उसको यहाँ पे देखेंगे। साथ ही साथ मास्को के रेड स्क्वायर के बारे में यहाँ पे द हिंदू में आर्टिकल आया था, उसे देखेंगे। यूक्रेन जो रशिया वार हो से क्या इम्पैक्ट हुए। इसके अलावा जो ग्लोबल ऑर्डर किस तरह से चेंज हो रहा है उसको भी हम यहाँ पे देखें, तो इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल आया था। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और बात करते हैं आज के पहले आर्टिकल की, जो बात करते हैं अमरावती आंध्र प्रदेश के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ। तो अभी अगर हम देखें तो अभी हम पाएंगे क्या, अभी हम देखें तो हम पाएंगे कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं इन्होंने अमरावती का दौरा किया और जो विभिन्न परियोजनाएं हैं उनका उन्होंने उद्घाटन किया, एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अगर हम बात करें अमरावती के लोकेशन की तो आप देखेंगे कि जो ये ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, इसके अलावा यहाँ पर आंध्र प्रदेश का मैप आता है और आंध्र प्रदेश के मैप में अमरावती की लोकेशन यहाँ पर है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, लोकेशन में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि राजधानी बनाया जाना है, इस संबंध में भी क्या है इसकी चर्चा हो रही है। अब जो परियोजनाएं हैं उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अगर आप देखेंगे 60,000 करोड़ रुपए के आसपास की जो परियोजना है उनका उद्घाटन किया है। ये परियोजनाएं बेसिकली अगर आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, सिंचाई, प्रौद्योगिकी, कृषि, रक्षा संबंधी क्षेत्रों को कवर करेंगी। ये तो बात हो गई परियोजनाओं के बारे में। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मोदी ने इस संबंध में जो बौद्ध विरासत है वो विकसित जो भारत है उसके सपने को साकार करने की दिशा में जो मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं और उप मुख्यमंत्री जो पवन कल्याण उनको बधाई दी, वह स्वर्ण आंध्र परियोजना का नाम दिया, स्वर्ण आंध्र परियोजना। तो स्वर्ण आंध्र परियोजना के बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर रेलवे का जो बजट उससे 10 गुना बढ़ा दिया गया और 900 करोड़ से लेकर 9,000 करोड़ रुपए इसे कर दिया गया। साथ ही राज्य में 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया। अब अगर हम बात करें इससे संबंधित कुछ फैक्ट के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि जो नई राजधानी बनाने का जो अधिनियम 2014 में आया था, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014, उसके बाद अमरावती को राजधानी बनाने को प्रस्ताव आया था। इससे पहले अगर आप देखें तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी हैदराबाद थी, लेकिन इससे अलग एक अमरावती राजधानी को बनाया जा रहा है। और ये अमरावती राजधानी किस नदी के तट पर है, कृष्णा नदी के तट पर है, कृष्णा नदी के तट पर है, विजयवाड़ा के निकट है। अगर हम बात करें इसका जो कोर कैपिटल एरिया 684 km² है और लगभग अगर आप देखें 953 के आसपास गांव इस पर जुड़कर आएंगे और इसकी लागत मानी जा रही थी 64,910 करोड़ रुपए। तो काफ़ी मुद्दा उठा था कि क्या ऐसी राजधानी बार बार बनाई जानी चाहिए, क्या नई राजधानी बनाने से जो खतरा जो चैलेंजेज और बढ़ के आते हैं, साथ ही साथ जो खर्च है वो बढ़ जाता है। तो इस संबंध में भी चर्चा उठी थी, लेकिन यहाँ पर इतना यहाँ पे देखेंगे वर्तमान स्थिति देखें, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था और जो वहाँ पे लंबित है। आंध्र प्रदेश के बारे में अगर आप देखें तो आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत अगर आप देखेंगे सबसे पहले राज्य बना था। और पोटी श्री रामुल्लू का जो आंदोलन चल रहा था उनके बाद ही, उनकी मौत के बाद, मृत्यु के बाद अगर आप देखेंगे सबसे पहले जो राज्य है भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को गठित किया गया था। ये तो हमने आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लिया। अगला आर्टिकल बात कर रहे थे जो तेलंगाना में जाति सर्वेक्षण उसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। थोड़ा सा कुछ फैक्ट और यहाँ पे हम देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने
यहाँ पर पीएम जो किसान योजना है, पीएम किसान सम्मान योजना है, इसको विस्तार दिया और पीएम फसल बीमा योजना को भी विस्तार दिया। अगर हम पीएम किसान सम्मान योजना के बारे में जानेंगे तो 2019 में इसको शुरुआत किया गया था गोरखपुर से, यूपी से। और जो सभी भूमिधारी हैं, लघु सीमांत किसान हैं, उनको बात की गई कि उनको 6,000 रुपये वार्षिक दिए जाएंगे, 2-2 हज़ार रुपये की वार्षिक किस्त पर। और ये पूरा पैसा 100% सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड करेगी, डीबीटी के रूप में दिया जाएगा। फिर पीएम फसल बीमा योजना के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लें तो पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी और ये 2016-17 में हुई थी। इसका उद्देश्य बेसिकली ये था कि जो प्राकृतिक आपदा आती है, कीट लग जाते हैं, जो फसल का नुकसान होता है, कहीं ना कहीं किसान के सर पे आ जाता है और किसान की जो आत्महत्या उसका कारण बनता है, इसलिए फसल की बीमा आवश्यक है, अनिवार्य है। तो इस संबंध में अगर देखें, इस योजना के तहत खरीफ फसलों के लिए 2% प्रीमियम की बात की गई। इसके अलावा जो रबी फसल है उसके लिए 1.5% की बात की गई और वाणिज्यिक फसल के लिए 5% की बात की। और बात की गई कि जो बीमा का भुगतान है डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। तो इन योजनाओं के विस्तार संबंध में प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है, इसके बारे में भी हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगला आर्टिकल हम बात करेंगे तेलंगाना जाति सर्वेक्षण के बारे में। तेलंगाना ने जाति आधारित सर्वेक्षण किया है, शुरू कर दिया। इसका उद्देश्य बेसिकली ये है कि जो सामाजिक समूह हैं उनकी जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी कितनी है और भागीदारी के हिसाब से उनका प्रतिनिधित्व कितना है। लोकतांत्रिक सिद्धांत के अंतर्गत जो भी जनसंख्या है, जो चाहे वल्नरेबल सेक्शन हो चाहे सामान्य समूह हो, उन सब के जो भागीदारी सरकार में समान होनी चाहिए। और इस आधार पर अगर आप देखिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए आर्थिक सामाजिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे जो सेंसस है, अगर आप देखें तेलंगाना जाति सर्वेक्षण हो रहा है। अब अगर हम बात करें जाति सर्वेक्षण के बारे में तो हमने इससे पहले भी कल का जो आर्टिकल था उसमें कास्ट सेंसस के बारे में देखा था, लेकिन थोड़ा सा तेलंगाना स्पेसिफिक यहाँ पर हम देखें तो हम पाएंगे लगभग 3.5 करोड़ लोगों को कवर किया जाएगा और 243 उपजातियाँ यहाँ पर देखी जाती हैं। और ये सर्वेक्षण 2025 में पूरा होगा। इसे तेलंगाना सोशियो इकोनॉमिकल एजुकेशन कास्ट सेंसस कहा जाता है। बेसिकली इसका पर्पज़ ये है कि सोशियो जो एजुकेशन जो बैकवर्डनेस है उसको दूर करना, टारगेट ग्रुप को आइडेंटिफाई करना। अगर जाति जनगणना के बारे में हम देखें, जाति जनगणना की शुरुआत अगर देखें 1931 में पहली बार हुई थी, अंतिम बार भी अगर उसे बोलें हुई थी। उसके बाद 1951 में जाति गणना नहीं कराई गई, सिर्फ SC ST कितने हैं इनको काउंट करवाया गया। उसके बाद अगर देखें मंडल आयोग जो 1980 के आसपास बना, उसने कहा कि जो जाति जनगणना है उसका उपयोग किया और कहा कि 27% जो OBC आरक्षण होने चाहिए, तो वहाँ पे भी इस जाति जनगणना का यूज हुआ। 2011 में अगर आप देखेंगे पहली बार आर्थिक आकलन किया गया, जाति जनगणना का आर्थिक स्थिति का आकलन किया गया। और बाद में अगर आप देखेंगे इसकी मांग लगातार उठती रही कि जाति की जनगणना होनी चाहिए। बाद में बिहार ने जाति जनगणना संपन्न की 2022-23 में और उसका डाटा पब्लिक किया, जहाँ पे उन्होंने OBC EBC की जनसंख्या 63% निकाली। उसके बाद संवैधानिक मांग चलती रही कि जाति जनगणना की मांग सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक हो जाती है। इसलिए अगर आप देखेंगे हाल ही में अगर आप देखें कल की न्यूज़ में था कि अब भारत सरकार भी जो 2000 जो जनगणना होनी थी उस बार क्या है, जाति जनगणना को ध्यान में रख के जाति जनगणना को संपन्न करवाएगी। ये तो बात हुई जाति जनगणना के बारे में आर्टिकल। अगला आर्टिकल बात करेगा पाकिस्तान है तो दबाव की रणनीति के बारे में। अब आपको पता है कि पाकिस्तान अभी अगर देखें जम्मू कश्मीर में जो अटैक हुआ, यहाँ पर आप देखेंगे पहलगाम में, इसके आसपास, इससे पहले भी अगर आप देखें पुरी में, पुलवामा में जो अटैक हो चुके, उस संबंध में भारत ने इस बार क्या चेंज किया है। पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकी हमले हुए उसमें भारत को चित्ती सिंहपुरा, कालचूक, मुंबई, उरी, पुलवामा जैसे आतंकी हमलों की याद तो दिलाई ही, लेकिन इस बार भारत ने क्या किया, भारत ने सिर्फ सीमित सैन्य प्रक्रिया नहीं अपनाई, बल्कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो लंबी कूटनीतिक प्रक्रिया अपनाने का फैसला किया। कूटनीतिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, आर्थिक व सामरिक रणनीति अपनाई जाएगी। आर्थिक दृष्टि से पाकिस्तान कमजोर किया जाएगा, सामरिक दृष्टि अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पर पाकिस्तान के साथ कोई न रह पाए, इस तरह से अगर देखो जो रणनीति अपनाई गई है। हालांकि अभी पाकिस्तान में घटनाक्रम देखने को मिला कि जो वहाँ पे जनरल असीम मुनीर हैं, जो ISI के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा पुलवामा हमले के बाद कि जो जम्मू कश्मीर है पाकिस्तान का अंग है ना, और इस संबंध में उन्होंने स्टेटमेंट दिए। और भारत की प्रतिक्रिया वही रही कि प्रतिशोध हमें ना करके प्रतिशोध के बजाय रणनीतिक दबाव, प्रतिशोध के बजाय रणनीतिक दबाव की रणनीतिक दबाव बनाया जाए। और इस संबंध में अगर आप देखेंगे आंतरिक स्तर पर UN में चाहे आप देखें जो जितने भी अस्थायी सदस्य हैं, इसके अलावा विभिन्न जो कुवैत है, मध्य एशियाई जो देश हैं, पश्चिमी देश हैं, US है, सभी ने कहीं भारत का जो आतंकवाद के खिलाफ समर्थन किया है वो भारत की कुशल रणनीति को बताता है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे पाकिस्तान को लेकर चाहे सिंधु जल संबंधी नीति हो, चाहे राजनीतिक दबाव की नीति हो, या आतंकवाद के विरोध जीरो टॉलरेंस की नीति हो, यह कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पे भारत आजमा रहा है, जिससे आतंकी जो हमले हुए हैं उन पर लगाम लगाई जा सके।
अगला आर्टिकल बात करेगा 163 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बजट कटौती हुई है योजनाओं में। अगर हम बात करें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में 163 बिलियन जो बजट उसकी कटौती की जा रही है। अगर हम बात करें ये यहाँ पर क्या हो रहा है, 163 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बजट कटौती की जा रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है, अमेरिका ने कहा कि जो रक्षा व्यय है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा, रक्षा व्यय को बढ़ाना पड़ेगा। और रक्षा व्यय जो बढ़ाना पड़ेगा उसमें अगर आप देखेंगे शिक्षा और आवास संबंधी जो व्यय है इसकी कटौती करनी पड़ेगी। शिक्षा आवास संबंधी जो व्यय कटौती करने के संबंध में यहाँ पर देखने को चीज़ें मिल रही हैं। अब बात करें जो शिक्षा और राजस्व, अगर हम यहाँ पर देखें तो वर्तमान में अगर आप देखेंगे, वर्तमान में आंकड़ों को अगर उठा कर देखें तो भारत के संबंध में इसकी तुलना करते हैं। भारत के बारे में अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो भारत का रक्षा बजट है वो लगभग कुल बजट का 12% के आसपास यहाँ पर रक्षा बजट है, जो लगभग 6.21 लाख करोड़ के आसपास है। वहीं अगर आप देखेंगे शिक्षा के संबंध में जो भारत का बजट है 2% या 3% के आसपास दिखाई देता है, और इसका टोटल खर्चा 1.25 लाख करोड़ के आसपास संभावित होता है, जिसमें अगर आप देखेंगे शिक्षा संबंधी परियोजनाएं हैं। और जो ये एजुकेशन का बजट है अगर आप देखेंगे 2020-21 में भारत का भी 3.2% के आसपास रहा, लेकिन बाद में कोविड टाइम पर इसे 2.5% हो गया, 2.6% रहा, फिर बाद में से 3.0% बढ़ा के कर दिया गया। लेकिन अभी भी अगर आप देखें इसकी तुलना करें तो बहुत कम दिखाई देता है। अगर रक्षा के क्षेत्र में देखें जहां भारत का बजट 6.21 लाख करोड़, वहीं शिक्षा के क्षेत्र में 1.25 लाख करोड़ दिखाई देता है। तो ये कहीं ना कहीं 2% और ये 1.5 से 2 यहाँ पे भी आप देखेंगे कम दिखाई देता है। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर भारत की दिशा में प्रयास कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में देखें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की दिशा में प्रयास कर रहा है। तो ये बात हो गई यहाँ पर। अगर हम अमेरिका से तुलना करें, यहाँ पर इंडिया की अमेरिका से तुलना करें तो आप पाएंगे कि जो अमेरिका का जो रक्षा बजट है लगभग 82 बिलियन डॉलर के आसपास है। वहीं इंडिया का जो एजुकेशन बजट है वो आप देखेंगे 1.25 बिलियन डॉलर के आसपास है। तो बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है, जहाँ पर अमेरिका कहीं ना कहीं 6% अभी भी एजुकेशन में खर्च कर रहा है, वहीं भारत 2.9% के आसपास एजुकेशन में खर्च कर रहा है, जहाँ पे प्रति छात्र अगर देखें 200 से 4 डॉलर का खर्च आता है। वहीं अमेरिका में आप देखें प्रति छात्र 13,000 डॉलर अमेरिका यहाँ पे खर्च कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे जब पश्चिमी देश उनकी जो प्रगति हो कहीं शिक्षा के क्षेत्र में जो निवेश है उसको बढ़ाने के बाद ही दिखाई देती है। भारत सरकार को ई विद्या स्वयं जैसे दीक्षा जैसे पोर्टल शुरू किए हैं, साथ ही साथ PM-श्री जैसी योजनाएं भी हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आई है भारत सरकार। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें जब तक शिक्षा का बजट नहीं बढ़ा जाता तब तक ये समस्या देखने को मिल रही है। और वर्तमान विश्व में एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है जहाँ पर आप देखेंगे कि जो रक्षा बजट उसको लगातार बढ़ाया जा रहा है। सिप्री की रिपोर्ट हमने हाल में देखी थी और देखी थी किस तरह सभी देशों ने रक्षा के बजट को बढ़ाया है। ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें सामाजिक कल्याण की जो योजनाएं हैं उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। अगले आर्टिकल हम देखेंगे भारत में संसदीय निगरानी को मजबूत करने की बात हो रही है। अब अगर हम बात करें तो भारतीय संसद का उद्देश्य बेसिकली क्या है कि कार्यपालिका की जो जवाबदेहिता है उसको तय करना। अब उसको प्रश्न है, बहुत सारे प्रस्ताव हैं, बहस के माध्यम से, अविश्वास प्रस्ताव जैसे प्रस्ताव के माध्यम से सरकार जो पार्लियामेंट है वो तय करती है। अब अगर देखें समय के साथ क्या हुआ कि जो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट है, जिसको निगरानी कहा जाता है, पार्लियामेंट्री निगरानी कहा जाता है, वो कमज़ोर हुई है, पारदर्शिता प्रभावित हुई है, सुशासन भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। और ऐसा माना जाता है जो संसदीय समितियां हैं उनको कमज़ोर किया गया, उनको यहाँ पर देखें जो चेक एंड बैलेंस जो रहता था वह दिखाई नहीं देता। साथ ही साथ अगर आप देखें विभिन्न मामलों में बिना संसदीय समितियों के तुरंत बिल पास कर दिए गए और उन पर कोई विशेष चर्चा न हुई, इसकी चुनौतियों को दर्शाता है। अगर वर्तमान में आंकड़ों पर नज़र डालें तो आप पाएंगे कि लगभग अगर देखेंगे 17वीं लोकसभा में 13% विधेयक जो हैं जो समितियों को भेजे गए, जिससे पहले अगर आप देखेंगे 2010 के आसपास तक 50% के आसपास जो विधेयक होते थे संसदीय समितियों के पास जाते थे, और संसदीय समितियों के पास एक्सपर्टीज़ होती थी, वेरियस स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व किया जाता था, डिबेट डिस्कशन होती थी, पार्टी लाइन पॉलिटिक्स से अलग हट के बात होती थी, और वहाँ पर बेहतर एक देखिए रिजल्ट निकलता था। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे 15वीं लोकसभा की बात हो रही है जहाँ 60% बिल जाते थे, वही 17वीं जो लोकसभा 13% के आसपास बिल गए। इसके अलावा और क्या समस्या निकल गई? प्राक्कलन समिति के बारे में आपको पता होगा। प्राक्कलन समिति एस्टिमेट कमेटी जो विभिन्न विभागों में कितना खर्च हो रहा है इसका आकलन करती है, और उसने पाया कि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे बहुत सारी खामियां, पब्लिक जो वर्क हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी खामियां देखी जा रही हैं। इसके अलावा जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, लोक लेखा समिति है,
इसने भी क्या किया, रक्षा दूरसंचार अनुबंधों की समीक्षा की और इस तरह की रिपोर्ट उसने दी। तो इस तरह से अगर आप देखें कहीं ना कहीं ये सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। अगर इससे संबंध में कुछ फैक्ट्स की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, पीएससी है, इसकी अध्यक्षता विपक्ष के जो नेता हैं वह करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी हर साल बनाई जाती है। वहीं एस्टीमेट कमेटी के, और इसमें आप देखेंगे लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं। वहीं यहाँ पे बात आती है एस्टीमेट कमेटी की या प्राक्कलन समिति की। प्राक्कलन समिति में आप पाएंगे केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते। इसके अलावा डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमेटी होती हैं जहाँ पे 24 सदस्य के आसपास होते हैं। 24 कमेटी होती हैं डिपार्टमेंट रिलेटेड, जिसमें 31 सदस्य होते हैं। उन 31 में आप पाएंगे 21 सदस्य लोकसभा के, वहीं 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इस तरह की बातें यहाँ पे चीज़ें देखी जा रही हैं। और संसदीय समितियों में किस तरह से समस्याएं आ रही है वह यहाँ पे हमने देखा। अमरावती की राजधानी वाला आर्टिकल हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब हम बात करेंगे पंजाब हरियाणा जल विवाद को लेके। अभी हाल में क्या हुआ है कि पंजाब हरियाणा में आप पाएंगे कि जो जल विवाद उस संबंध में मामले सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी है और उस बारे में यहाँ पे आर्टिकल आया है। अब देखिए पंजाब और हरियाणा में जो डैम बना है उससे संबंधित जो पहले आपको पता है कि 1966 में इन राज्यों को अलग किया गया। पहले पंजाब हरियाणा एक ही हुआ करता था, हालांकि अभी भी राजधानी एक ही है। बाद में हरियाणा को अलग किया गया और जो जल विवाद है, जो जल का बंटवारा है, इसको सुनिश्चित किया गया। लेकिन समस्या यह देखने को मिली, जो सतलज यमुना लिंक है, इस नहर को लेकर पंजाब और हरियाणा लंबे समय से जल विवाद में है। पंजाब जनसंकल्प का हवाला देकर हरियाणा अपने कानूनी हिस्से की मांग कर रहा है और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो ये मामला उठ के आता है तो जल विवाद क्या होती है, सारी समस्याएं निकल के सामने आ रही हैं। अब अगर आप बात करें स्टैटिक की तो आप बात करेंगे भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है, वो सतलज ब्यास रावी नदियों का जल पंजाब हरियाणा राजस्थान दिल्ली जम्मू कश्मीर के बीच में वितरित करता है। तो एक बोर्ड बनाया गया है जो जल वितरित के संबंध में यहाँ पे ध्यान देता है। पंजाब में अगर आप देखेंगे कि जो सतलज जो यमुना लिंक है, इस नहर का निर्माण का विरोध कर रहा है। वहीं हरियाणा मांग कर रहा है कि इस नहर का निर्माण होना चाहिए जिससे हरियाणा की जो आवश्यकता है उसको पूर्ति किया जा सके, और यही मामला यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसके अतिरिक्त अगर आप बात करें, इसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण डैम उनके बारे में अगर आप बात करें तो इनके बीच भाखड़ा नागल डैम है जो पंजाब व हिमाचल प्रदेश की सीमा पर है, सतलज नदी पर स्थित है। और अगर आप देखें सिंचाई बिजली परियोजना संबंधी कार्य करता है। भारत का लगभग सबसे बड़े डैमों में से एक है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जो डैम थे जो जल विवाद में थे, उसको आप जानते होंगे, नर्मदा या सरदार सरोवर बांध परियोजना। सरदार सरोवर बांध परियोजना जो किस पर है, नर्मदा नदी पर है, सिंचाई जलापूर्ति के बनाया गया और इसमें भी काफ़ी सारे विवाद हो रहे हैं। फिर काकरापाड़ा डैम के बारे में आपको पता होगा, काकरापाड़ा डैम इंपॉर्टेंट है, गुजरात में है, तापी नदी पर है। इसके अलावा अगर आप देखें तेलंगाना आंध्र प्रदेश में पोलावरम डैम परियोजना थी जो कृष्णा नदी पर बनाई गई थी। दामोदर घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल झारखंड में। अब इसके साथ ही जैसे जैसे जो डैम बने उनसे संबंधित जो विवाद ही सामने निकल के आने लगे, जैसे सतलज यमुना लिंक है, पंजाब हरियाणा राजस्थान के मध्य विवाद है जल को लेकर कि किसको कितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए इस संबंध में। साथ ही साथ जो कावेरी जल विवाद, इसके बारे में आपने सुना होगा कि कर्नाटक तमिलनाडु केरल पुदुचेरी के मध्य दिखाई देता है। नर्मदा जल विवाद मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र के मध्य दिखाई देता है। महानदी जल विवाद उड़ीसा छत्तीसगढ़ के मध्य दिखाई देता है। ये तो बात हो गई। तो क्यों ये चीज़ चर्चा में थी, आपको पता है कि झेलम रावी चिनाब सतलज ब्यास जो नदियाँ हैं आप देखेंगे पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, जिसमें ब्यास और सतलज जो नदी है वो कहीं ना कहीं पंजाब से भी होकर गुजरती है। और इस जो जल है इसका बंटवारा यहाँ पे डैम बनाकर आप देखेंगे जो हरियाणा जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और पंजाब के मध्य किया जाता है। तो ये मामला यहाँ पे चर्चे में था। अगला आर्टिकल बात करेगा बाजरा से लेकर अविश्वास तक फसल खराब हो गई, इससे संबंध में आर्टिकल आया, उसके बारे में देखेंगे। अभी क्या हुआ, अगर आप देखेंगे तेलंगाना के जहीराबाद मंडल में एक डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी है। यहाँ पर क्या था कि 40 वर्षों से जो दलित महिलाएं हैं इन्होंने क्या किया था कि जो ज़मीन बंजर पड़ी थी उसमें बाजरे की खेती की और बाजरे को बढ़ावा दिया और सामूहिक सशक्तिकरण के जरिए उन्होंने कार्य किया और सामूहिक सशक्तिकरण किया, जिससे आप देखेंगे कि उनकी आय में वृद्धि हुई और जो महिला संघ है उनको यहाँ पे निवेश संबंधी सहायता मिली। तो ये आर्टिकल बेसिकली चर्चा में था। तो यहाँ पे मामला ये है कि जो महिला समूह हैं खासतौर पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, किस तरह से क्या करते हैं, सहायता करते हैं महिलाओं के विकास में, ओवरऑल सोसाइटी के विकास में, उस संबंध में यहाँ पर एक चर्चा निकल के सामने आई। अगर हम इस संबंध में अगर आप बात करें तो आप पाएंगे कि भारत में अगर आप बात करें, अगर हम भारत में देखें तो भारत में आप पाएंगे महिला के सशक्तिकरण के लिए कई सामाजिक समूह काम कर रहे हैं। इसमें चाहे महिला अधिकार को लेकर हो, चाहे महिला शिक्षा को लेकर हो, चाहे महिला स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे सामाजिक न्याय को लेकर हो। ये कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे जो लैंगिक समानता है उसको सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। अगर हम देखें इनकी भूमिका के संबंध में बात करें कि इनकी भूमिका क्या है, जो महिला के सशक्तिकरण के लिए समूह है,
सबसे पहला है कि महिलाएं सशक्तिकरण संस्थाओं की स्थापना करना, संस्थाओं की स्थापना करना, महिला संघ की स्थापना करना। महिला संघ का उद्देश्य बेसिकली क्या होता है कि सभी महिलाओं को एकजुट किया जाए जो और साथ ही साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बनाया जाए। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जब बनाया जाता है, जैसे सेवा नामक एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में आपने सुना होगा, ये क्या करते हैं, आपस में अगर कोई व्यवसाय स्थापित करना हो तो एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये महिला सशक्तिकरण व्यापार के लिए बनता है। फिर कुछ और महिला सशक्तिकरण समूह बनते हैं, जैसे अगर आप देखेंगे महिला शिक्षा संस्थाएं बनती हैं, शिक्षा संस्थाएं बनती हैं। जैसे आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बारे में आपने सुना होगा कि शिक्षा में सुधार लाने के लिए कार्य करता है। फिर महिला हिंसा से संबंधित लड़ने के लिए अगर आप देखेंगे नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन राइट ऑर्गेनाइजेशन, जो महिला संबंधी हिंसा को टैकल करने के लिए बनते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे चुनौतियाँ भी बहुत सारी देखने को मिलते हैं महिला समूहों को। जैसे आप देखेंगे संवेदनशीलता की कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा जागरूकता का अभाव है, महिलाओं के जो अधिकार है उनके सशक्तिकरण है, उनकी जागरूकता में कमी दिखाई देती है, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में देखेंगे, क्योंकि शिक्षा का जो प्रतिशत अगर आप देखेंगे 67 to 68% है, और जिसमें जो ज़्यादातर अशिक्षा गांव में दिखाई देती है, और अशिक्षा की वजह से आप देखेंगे महिलाओं के अंदर जागरूकता की कमी दिखाई देती है। इसके अलावा सांस्कृतिक बाधाएँ भी दिखाई देती हैं, जो रूढ़िवादी मानसिकता है और सांस्कृतिक बाधाएं कहीं ना कहीं दिखाई देती है, जिससे महिलाओं का शिक्षा प्राप्त न कर पाना, हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट न कर पाना, हिंसा को सहना, चुपचाप सहना, ये सारी बातें जो सांस्कृतिक रूढ़ियाँ हैं उसकी वजह से दिखाई देती हैं। इसके अलावा वित्तीय प्रशासन संबंधी बाधाएं भी दिखाई देती हैं। आप देखें भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिस संबंधी मामले को दबा दिया जाता है। पुलिस वालों को देखें, जो पुलिस समूह द्वारा उस मामले को वहीं पर दबा दिया जाता है, जिससे जो मामला ऊपर निकल के सामने नहीं आ पाता, और जो सामाजिक समानता है, लैंगिक समानता का जो सिद्धांत है उसको चरितार्थ नहीं कर पाता। अब बात की जाती है कि सुझाव क्या होने चाहिए, तो इसके बारे में अगर आप देखेंगे कि सुझाव के संबंध में देखें तो सबसे पहले ये कि महिला शिक्षा को बढ़ाया जाना चाहिए, शिक्षा को बढ़ाया जाना चाहिए, एनरोलमेंट को बढ़ाया जाना चाहिए, खासतौर पर जो उच्च शिक्षा उस पर एनरोलमेंट बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। फिर इसके अलावा जागरूकता अभी संबंधी अभियान चलाए जाने चाहिए, सांस्कृतिक संवेदनशीलता अपनाई जानी चाहिए, सांस्कृतिक संवेदनशीलता संबंधी पहल की जानी चाहिए, वित्तीय सशक्तिकरण किया जाना चाहिए, एसएचजी को और लोन प्रोवाइड किए जाने चाहिए। इसके अलावा महिलाओं की जो शिकायत है उसके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन का प्रावधान किया जाना चाहिए। साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार किया जाना चाहिए, चाहे पेंशन बीमा या अन्य जो योजनाएं हैं। साथ ही कार्यस्थल पर समान सुरक्षा हो यौन उत्पीड़न को रोकना चाहिए। इस संबंध में अगर आप देखें विशाखा गाइडलाइन के बारे में भी आपने नाम सुना होगा। इसके अलावा निर्भया कोष की भी सरकार ने स्थापना की, जो महिला संबंधी जो अपराध है उन पर जो उन महिलाओं को नया जीवन देने के लिए, तो इस संबंध में यहाँ पे आर्टिकल था जिसे हमने देखा। अगला आर्टिकल बात करेगा मॉस्को के रेड स्क्वायर के बारे में। बेसिकली अगर आप देखें रूस और यूक्रेन के बीच जो अभी युद्ध चला उसके बाद यहाँ पर मुद्दा चर्चे में था। क्या चर्चे में थे कि अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्हें मॉस्को को लेकर पहल के बावजूद रूस के लोग अमेरिकी इरादे को संदेह की नज़र से देख रहे हैं। जैसे जैसे वैश्विक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य बदल रहा है, तो मॉस्को यूक्रेन युद्ध को नाटो विस्तार के खिलाफ एक संघर्ष के रूप में प्रस्तुत किया है। यूक्रेन के पूर्वी रूसी भाषी क्षेत्रों को रूस का हिस्सा मानता है। तो आप देखेंगे कि जो इसके बीच विवाद रहा उसको थोड़ा सा यहाँ पे जानना जरूरी है, क्या मुद्दा है। तो आपको पता है कि 2022 के आसपास से अगर आप देखेंगे रूस यूक्रेन का युद्ध चला, और केवल दोनों देशों बल्कि अगर आप देखें पूरी वैश्विक राजनीति को, वैश्विक अर्थव्यवस्था को इन्होंने नकारात्मक रूप से प्रभावित किया और ऊर्जा संकट जैसी चुनौतियों में डाल दिया। इससे अगर हम बात करें चुनौती के संबंध में देखेंगे तो मानवता और मानवीय संकट निकल के सामने आए। मानवीय संकट निकल के सामने है, लाखों लोगों की नागरिकों की जान चली गई, लाखों लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए। वहीं आप देखेंगे रिफ्यूजी क्राइसिस निकल के सामने आया, रिफ्यूजी क्राइसिस निकल के सामने आया, आर्थिक संकट देखने को मिले, ऊर्जा संकट देखने को मिले, कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे खाद्य संकट देखने को मिले, क्योंकि यूक्रेन व रूस गेहूं के अच्छे उत्पादक देश है और इससे निर्यात बाधित हुआ, कहीं ना कहीं चुनौती निकल के सामने आई। साथ ही अगर आप देखेंगे यूरोपीय संघ इन सब की इन्वॉल्वमेंट हुई, चीन ने भी इस युद्ध, चीन व भारत का रुख अगर देखेंगे तो भारत कहीं ना कहीं इसमें न्यूट्रल रहा और युद्ध को समाप्त करने की दिशा में भारत ने स्टेटमेंट दिया। साथ ही साथ रूस या रूस की मध्यस्थता की भी भारत ने पहल की। वहीं चीन इस संबंध में न्यूट्रल रहा और जितना भी फायदा उठा सकता था उसने फ़ायदा उठाया वहाँ पर रूस के इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से। इसके अलावा शांति प्रक्रिया में भी यहाँ पे कमी देखी गई। तो ये सारी चीज़ें निकल के सामने आई। लेकिन अगर देखें, हम बात करें यहाँ पे सुझाव के बारे में बात करें कि यहाँ पे क्या अब आगे क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, तो आपको पता है युद्ध किसी विवाद का समाधान नहीं है। तो शांति वार्ता और मध्यस्थता की आवश्यकता है, मध्यस्थता की आवश्यकता, आर्थिक प्रतिबंधों का पुनर्निर्धारण करने की आवश्यकता है,
पुनर्निर्धारण करने की आवश्यकता है। मानवतावादी जो दृष्टिकोण है उसको अब अपनाने की आवश्यकता है। जो रिफ्यूजी क्राइसिस हुए हैं तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट आना चाहिए और ऐसे क्राइसिस में क्या करना चाहिए, उन सभी की मदद करनी चाहिए। इस संबंध में कदम यहाँ पे उठाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ संवेदनशील भू राजनीतिक आकलन करने की आवश्यकता है। कितने लोगों को नुकसान हुआ, उन लोगों को भरपाई करना, उनको समाज की फिर से मुख्य धारा में जोड़ना, साथ ही साथ ऊर्जा सहयोग सुनिश्चित करना और शांति व्यवस्था को बनाए रखने की आवश्यकता है। बेसिकली अगर आप देखें, यूस रुके ने जटिल गंभीर स्थिति तो है, लेकिन इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर महसूस किया गया है। संकट केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक स्तर पर इसने पूरी दुनिया को प्रभावित कर दिया है। अब शांति, सहयोग और वैश्विक समर्थन ही इस युद्ध का समाधान यहाँ पे ला सकता है। तो ये आर्टिकल हमने इसके बारे में यहाँ पर देखा। अब देखें अगला आर्टिकल बात करेंगे वैश्विक स्तर पर जो बदलता परिदृश्य है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखें वैश्विक व्यवस्था का बदलता परिदृश्य, इसका मतलब क्या है कि जो अगर आप देखेंगे पहले अगर 90s के टाइम पे अगर आप बात करें, 1990 की पहले तक बात करें, तो कहीं ना कहीं जो विश्व 2 ध्रुवीय दिखाई देता था। एक USSR था और उसके बाद US था। इन दोनों के बीच जो कोल्ड वार चल रहा था और देशों के पास मजबूरी थी कि या तो इनमें शामिल हो जाएं, या तो US में शामिल हो या USSR में शामिल हो जाएं। इसके बाद भारत ने, अगर आप देखें, इसी दौरान भारत का एक नॉन अलायंस मूवमेंट जो था वो निकल के सामने आया और एक ऐसा ग्रुप बना जिसे कहते हैं जो किसी ग्रुप में शामिल नहीं होगा, ना तो US के साथ खेमे में जाएगा, ना USSR के खेमे में जाएगा। 1990 के बाद आप देखेंगे कि जो डिक्लाइन होता है किसका, USSR का, और एक ध्रुवीय विश्व का निर्माण होता है। एक ध्रुवीय विश्व का निर्माण होता है जहाँ पे अगर आप देखेंगे सोलो पावर अमेरिका निकल के सामने आता है और अमेरिका की जो हेजीमनी है पूरे विश्व में दिखाई देती है। अब ये बात चलती है 2005, 2007-08 तक। उसी दौरान अमेरिका से चाइना ने बहुत मदद प्राप्त की USSR के संबंध में, और कहीं ना कहीं चाइना एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आने लगा और US को कहीं ना कहीं चैलेंज करने लगा। वर्तमान में अगर आप देखें चाइना की जो इकॉनमी $12 ट्रिलियन है और जो US की इकॉनमी है $18 ट्रिलियन, चाइना सेकंड रैंक पर रखता है। और इसी संबंध में अगर आप देखेंगे जो जिस तरह से चाइना ने पूरे विश्व के जो व्यापार में, सप्लाई चेन में अपनी हिस्सेदारी को मजबूत किया, तो जो पूरे विश्व का परिदृश्य कहीं बदल कर सामने आने लगा और जो रसिया है वो कहीं ना कहीं नीचे चला गया और चाइना एक इमर्जिंग पावर के रूप में सामने आया। इस तरह से आप देखेंगे 2018 के बाद पाकिस्तान के बीच 2018 के बाद अगर आप देखेंगे जिस तरह से ट्रेड वॉर निकल के सामने आया US और चाइना के बीच, तो इस चीज़ को दिखाता है कि US को कहीं ना कहीं डर है कि उसकी हेजीमनी खत्म हो जाएगी। और इस दौरान आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे वैश्विक और देशों का उभार निकल के सामने आता है, जिसमें इंडिया निकल के सामने आता है। और इंडिया 5th लार्जेस्ट इकॉनमी, 3rd सबसे बड़ी मिलिट्री पावर और अब स्पेस पावर के रूप में सामने आता है। ना सिर्फ इंडिया, अगर आप देखें इसके अलावा आसियान ग्रुप है, वो भी आप देखें 2000 के दशक में निकल के सामने है। और जो विश्व है पूरा एक ध्रुवीय से बहुत ध्रुवीय की ओर दिखाई देता है। लेकिन इसी दौरान अगर आप देखेंगे कि अमेरिका ने बहुत सारी ऐसी रणनीतियाँ बनाई जो वैश्विक जो स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं थी उनको कमज़ोर करना, उन पर नियुक्ति ना करना, WTO कमज़ोर करना, ये भी कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे जो विश्व में व्यवस्था है, शांति व्यवस्था कायम ना हो पाना, इस संबंध में चुनौती यहाँ पर दिखाई देती है। इसके अलावा अगर आप देखें अमेरिका को उत्थान गिरावट के बाद अब यहाँ पर देखें वैश्विक व्यापार और आर्थिक संबंध में परिवर्तन हो रहा है। जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी जो अर्थव्यवस्था में योगदान अगर आप देखें 60% से ज़्यादा हो चुका है। अमेरिका, चाइना जैसे जो अफ्रीकी कंट्रीज़ हैं, इसके अलावा जो आसियान देश हैं, इनका जो व्यापार में भागीदारी है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। वहीं अगर आप देखें जो पश्चिमी देश हैं उनकी जो आर्थिक वृद्धि है कहीं ना कहीं सीमित हो चुकी है और एक लेवल पर जाकर रुक चुकी है और वहाँ से आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। वहीं अगर आप देखें जो विकसित देश, विकासशील देश हैं, इनकी कहीं ना कहीं जो भागीदारी है बढ़ती जा रही है। अब अगर हम बात करें विश्व अर्थव्यवस्था में क्या रास्ते अपनाए जा सकते हैं, सबसे पहले बात है कि वैश्विक सहयोग की बात होनी चाहिए। G20 जैसे ग्रुप हैं उनमें अगर बात करें, उनमें जोर दिया जाना चाहिए कि वैश्विक शांति व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। वही शांति व्यवस्था के माध्यम से ही बेहतर व्यापार किया जा सकता है। साथ ही सामरिक कूटनीतिक ढांचे को नया रूप देना चाहिए। संवेदनशील भू राजनीतिक विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। साथ ही विकसित देश और विकासशील देशों के बीच बेहतर संबंध बनाए जाने चाहिए। वैश्विक व्यवस्था में बदलाव एक निरंतर प्रक्रिया है ही, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में क्या होता है, अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि अब 5 सालों का इतिहास देख लें, लगातार शक्तियों में बदलाव हुआ है। कभी जर्मनी, कभी फ्रांस, कभी ब्रिटेन, कभी US, कभी रसिया, कभी चाइना। तो इनका कहीं ना कहीं अगर आप देखें ये इस तरह से बदलता रहा है। कल को नई शक्ति मर्चों के सामने आएंगी, इंडिया भी एक ग्लोबल पावर निकल के सामने आएगा। तो उसमें उस दौर में अगर आप देखें सहयोग और संवेदनशीलता नहीं रहती है तो मानवीय जो स्थितियाँ हैं, जो मानव जीवन, उसको नकारात्मक रूप से चीज़ें प्रभावित करेंगी। तो आज